Hello everyone, this is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि इंटर और फाइनल दोनों ही लेवल पर बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होता है। दोनों ही लेवल पे चाहे वो इंटर हो या फाइनल हो, दोनों ही लेवल पर एग्जाम में अच्छी खासी कवरेज इसके ऊपर होती है। समझ ही गए होंगे बच्चे आपकी मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, एसए। ये समझ लीजिए कि अगर एक ऑडिट का जो पेपर अगर वो शरीर है तो एसए उसकी आत्मा है। बिना एसए को समझे हुए आप ऑडिट नहीं समझ सकते। बिकॉज ऑडिट मुझे कैसे करनी होती है, ऑडिट मुझे कैसे प्लान करनी है, कैसे मुझे ऑडिट को परफॉर्म करना चाहिए, कैसे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना चाहिए, कैसे मुझे रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने चाहिए, कैसे उन रीजनेबल कंक्लूजन्स को लेकर मुझे एक ओपिनियन फॉर्मुलेट करनी चाहिए, कैसे मुझे उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये जो कंप्लीट आपका ऑडिट का प्रोसेस है, इसको गवर्न करता कौन है? यानी कि मैं कैसे ऑडिट को प्लान करूंगा, कैसे मैं उसको परफॉर्म करूंगा, कैसे मैं एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, कैसे मैं कंक्लूजन्स ड्रॉ करूंगा, कैसे मैं एक ओपिनियन फॉर्मुलेट करूंगा, कैसे मैं उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आऊंगा। ये सारी बातों में डील कौन करता है बच्चे? सारी बातों में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही डील करते हैं। और अगर आपको एसए नहीं आते तो इसका सिंपल सा मतलब है बेटा कि आपके इस पेपर पे कमांड नहीं है। कई बार जब मैं बच्चे से पूछता हूं कि बेटा ऑडिट की प्रिपरेशन आपकी हो गई, तो बच्चा पता है क्या रिप्लाई करता है कि हाँ सर, ऑडिट में वैसे तो मुझे सब कुछ आता है, बट एसए अभी थोड़ा वीक है, एसए पे कमांड मेरी अच्छी नहीं है। तो बेटा अगर आपको सब कुछ आता है बट एसए नहीं आता, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि जब तक आपके स्टैंडर्ड्स पे कमांड नहीं होगी तब तक आपकी इस पेपर पे कमांड हो ही नहीं सकती। यानी मैं कह सकता हूं कि एसए इस पेपर के ऊपर एक परवेसिव, ऑडिट तो आप पढ़ते ही हो ना, तो परवेसिव का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज के ऊपर एक ओवरऑल इंपैक्ट डाल दे। तो एसए आपके इस पेपर के ऊपर एक परवेसिव इफेक्ट लेता हुआ चलता है। और कहीं ना कहीं बच्चे अगर आप एसए की प्रिपरेशन में वीक हो या एवरेज हो, तो चाहे वो इंटर लेवल हो या फाइनल का लेवल हो, किसी भी लेवल पर आप इस पेपर में इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, इस पेपर में आप इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। यानी कि इंटर या फाइनल किसी भी लेवल पे अगर आपको ऑडिट के पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तब उस केस में आपकी एसए पे कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इंटर की बात करूं तो बच्चे आप खुद देखिए, किसी इंटर लेवल पे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, वहां पे SA 210 एंड 220 SA 200 ही कवरेज देखने को मिल जाती है। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं, प्लानिंग में डील करता है, तो SA 300 320 की रेफरेंस मुझे वहां पे देखने को मिलती है। चैप्टर नंबर 3 की बात करो तो वो तो टोटली आपका स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। तो SA 230 और 500 सीरीज के काफी सारे स्टैंडर्ड्स आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट बनते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लें तो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल SA 315 चैप्टर नंबर 4 में समाया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 जो फ्रॉड को लेकर है, SA 240 पूरा समाया हुआ है। ऐसे ही SA 530 सैंपलिंग पे एक सेपरेट चैप्टर है। एनालिटिकल प्रोसीजर वहां पे एक सेपरेट चैप्टर है। ऑडिट रिपोर्टिंग वहां पे एक सेपरेट चैप्टर, वहां पे सारे एसेज आपको देखने को मिलते हैं रिपोर्टिंग के। फाइनल लेवल की बात करते हैं तो ये लेके चलिए बच्चे की लगभग 25 से 30 नंबर, अगर एक एवरेज की बात करूं पिछले 4-5 अटेम्प्ट को बेस मानते हुए, तो 25 से 30 नंबर की कवरेज मुझे स्टैंडर्ड्स के ऊपर देखने को मिलती है। तो कहने के इतना तो आपको आइडिया हो रहा है कि स्टैंडर्ड्स हमारी इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। और ये जो एसए की मैं बात कर रहा हूं, चाहे बेटा आप सीए इंटर में हो या फाइनल लेवल पे हो, दोनों ही लेवल पर ये वाली जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होगी। वीडियो के साथ प्लीज बच्चे आप लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिकॉज ऑडिट को लेकर इंटर या फाइनल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे जहां जहां पे प्रॉब्लम फेस करता है, उन सारी बच्चों की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें कैसे एड्रेस करना चाहिए, इस पर मैं वीडियो लगातार इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। चलिए बात करते हैं कि सर हमें कैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को तैयार करना चाहिए। पहले देखिए बच्चा जनरली एसए को तैयार करने में गलती करता क्या है। एसए को जब कोई बच्चा, कोई भी एसए हो, वो जब एसए को आप देखते हो उसकी कवरेज बच्चे को बहुत ज्यादा डिटेल दिखाई देती है। और बच्चा कहीं ना कहीं चाहता है
कि मुझे एसए के ना कुछ समरी चार्ट्स मिल जाएं जिसको मैं रेफर करके एसए की एक अंडरस्टैंडिंग ले सकूं, एसए का एक ओवरव्यू मुझे मिल जाए, एसए मुझे समझ में आ जाए और ऐसा करके मैं एग्जाम में अपीयर हो सकता हूं। वो बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है एसए की तैयारी करने को लेकर। और अगर इस तरह से आप एसए तैयार करते हो कि किसी भी टीचर के आपने सपोज समरी चार्ट्स आपने देख लिए, 1 पेज समरी है, 2 पेज समरी है, उसके बेस पर नो डाउट बच्चे आपको एसए का ओवरव्यू मिल जाएगा, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको एसए की मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम में जब आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, वहां पे प्रॉब्लम फेस करोगे आप, क्योंकि आपको एग्जाम में अल्टीमेटली उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रेजेंट करना होगा और वहां पे आपको जो अपना कंटेंट देना होगा वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देना पड़ेगा। और अगर आपने समरी वे में एसए तैयार किए थे, तो जब जब एसए के ऊपर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बच्चा हमेशा वहां पे प्रॉब्लम फेस करेगा। सर फिर इसको तैयार करने की हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए ताकि हमें एसए में एक अलग लेवल का कंफर्ट फील हो? तो सबसे पहले आपको ना एसए को कैसे पढ़ना है वो आपको समझना है। और इसके लिए देखिए, कोई भी एसए है, आपको पता ही कोई ना कोई एसए जो भी होता है वो किसी ना किसी टॉपिक को लेके बात करता है कि इस चीज को आप कैसे डील करेंगे ऑडिट करते हुए। सबसे पहले आपको एसए का स्कोप समझना है। सर स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब कवरेज, कि ये एसए किस चीज को लेके बनाया गया है। जैसे आप एएस की बात करते हो, तो कोई ना कोई जो एएस होता है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक मैटर पर आपकी अकाउंटिंग को डील करता है। जैसे एएस 2 की बात करें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एएस 3 की हम बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डील कर रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक एएस सारे अकाउंटिंग के मैटर में डील कर रहा है। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं, तो कोई एसए ओवरऑल आपकी जिम्मेदारियां नहीं बता रहा। वैसे एसए 200 में आपकी ओवरऑल जिम्मेदारियां बताई गई हैं, पर उसको अगर मैं साइड में रखूं, तो कोई भी जो एसए होगा वो किसी ना किसी स्पेसिफिक मैटर को लेकर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ऑडिटर वो फिक्स करेगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि एसए का स्कोप क्या है, एसए क्या चीजें अपने अंदर कवर कर रहा है। और स्कोप का आइडिया आपको जो एसए का टाइटल होता है उससे आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप किसी भी एसए का टाइटल लिखेंगे, जैसे बात करता हूं मैं एसए 530, किसकी बात करता है? ऑडिट सैंपलिंग। तो आइडिया मिल गया कि हाँ, इस एसए में यह बताया जाएगा कि मुझे कैसे सैंपल को ड्रॉ करना चाहिए, सैंपल पे काम करके मैं कैसे पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। ये सारी बातें इस एसए में एड्रेस की गई होंगी। अगर बात करता हूं मैं एसए 230, तो 230 किस में डील करता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसका मतलब कि इस एसए में जो बातें होंगी वो डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए बात की गई होंगी। तो सबसे पहले ना आपको किसी भी एसए का स्कोप समझना है कि बेसिकली ये एसए कवर क्या कर रहा है। देखिए बच्चे ध्यान से वीडियो के साथ बच्चे प्लीज लास्ट तक बने रहना। नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप नोट करना चाहते हो की पॉइंट्स को तो साथ साथ आप नोट कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो को बच्चे प्लीज आप ध्यान से आप सुनना। इसको ध्यान से अगर आप सुनते हो और अप्लाई करते हो, बिलीव मी, एसए की प्रिपरेशन में कभी भी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ एसए। स्कोप का मतलब क्या हुआ? कवरेज ऑफ एसए, कि ये एसए क्या कवरेज लेता हुआ चल रहा है। एंड देयर आफ्टर आपको समझना है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एसए, मतलब कि ये एसए ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां सेट कर रहा है। यहां पर बच्चा पता है गलती क्या करता है? वो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को बिना पढ़े, जो एसए की मेन बॉडी है, जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, बच्चा सीधा वहां पर कूद जाता है और उसको पढ़ रहा होता है, जबकि उसको यह समझना चाहिए कि मैं इसको पढ़ ही क्यों रहा हूं, यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक आपको एज पर एसए एज ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको जो इस एसए की रिक्वायरमेंट है वो कभी भी आपको समझ में नहीं आ सकती। हाँ, वैसे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। मैं फिर से बोल रहा हूं, एसए के स्कोप को लेकर और एसए में जो एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे कभी भी नहीं आता। लेकिन एसए का जो मेन बॉडी है, मेन रिक्वायरमेंट है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एसए का स्कोप क्लियर है और एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया जा रहा है यह आपको क्लियर है। तो सबसे पहले आपको एसए का स्कोप और एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया है यह आपको समझना होगा। देयर आफ्टर एसए के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं, तो हर एक एसए उन टेक्निकल टर्म का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो आपको बताता है।
मतलब किसी भी टर्म को है ना आपको अपने आप एज्यूम नहीं करना कि इसका मतलब ये रहा होगा। अगर एसए में कोई टर्म यूज की गई है और एसए ने उस टर्म का मीनिंग बताया हुआ है तो आपको वो मीनिंग को एज पर एसए रेफरेंस समझ में आना चाहिए कि एसए इस टर्म का मीनिंग क्या डिफाइन कर रहा है। सर क्या डेफिनेशन वाले पार्ट पर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है? नहीं, डेफिनेशन वाले पार्ट के ऊपर भी एग्जाम में इन जनरल क्वेश्चन नहीं आता। एक्सेप्शनली कुछ पूछ ले तो बात अलग है, बट इन जनरल बात करूं तो ना तो स्कोप ऑफ एसए पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ना ही एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया जा रहा है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन होगा, और ना ही एसए में जो टर्म यूज की जा रही है इन टर्म की जो डेफिनेशन है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि एसए का जो मेन कवरेज होगा, जो मेन बॉडी ऑफ एसए होगी, ये आपको तभी समझ में आएगा बच्चे जब आप कहीं ना कहीं टाइम अपना डिवोट करोगे एसए के स्कोप पे लेकर एंड ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया जा रहा है यहां पर ऑडिटर का। नाउ अगर आपने स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इसको ध्यान से आपने समझ लिया, एसए में जो टर्म यूज की गई हैं उनका डेफिनेशन, उनका मीनिंग क्लियर है। नाउ अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एसए। अब आप एसए का जो मेन रिक्वायरमेंट वाला पार्ट होता है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, अब आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक्स ऑन विच सेपरेट क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। प्रिपेयर द एंटायर एसए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। ये बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है। जब आप किसी भी फैकल्टी के या मेरे भी समरी नोट्स अगर आप रेफर करते हो, वैसे मैं बच्चों को समरी देने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन कई बार बच्चों की डिमांड होती है सर प्लीज समरी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो पिछले कुछ अटेम्प्ट से मैंने बच्चों को समरी प्रोवाइड करवाना शुरू किया है। लेकिन मैं समरी देना इसलिए अवॉइड करता हूं बिकॉज उस समरी को बच्चा कहीं ना कहीं अपना मेन स्टडी मटेरियल मान लेता है और एसए को वो समरी से ही पढ़ना शुरू करता है, और ये रिस्क बहुत ज्यादा है कि अगर आपने समरी से पढ़ा तो एसए आपको समझ में तो आएगा, क्लास आपने ली है, वहां पर फैकल्टी ने आपको अच्छा समझाया भी है, लेकिन जो कंटेंट है जो आपको एग्जाम में लिखकर आना है वो बहुत शॉर्ट आपने पढ़ा है। अगर आप शुरू से ही एक शॉर्ट कंटेंट को पढ़ रहे होंगे तो खुद सोचिए बेटा, समरी को अगर आप पढ़ोगे, समरी को ही दिमाग में आप रिटेन करोगे, समरी ही आप एग्जाम में लिख के आओगे, तो नंबर भी आपके फिर समरी वाले ही आएंगे। तो आपको ना शुरू से ही पूरा फोकस फुल कंटेंट के ऊपर देते हुए चलना है। अब मैंने कहा कि आप पूरे एसए के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एसए 210, इट इज फॉर एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। तो ये तो हुआ एसए का टाइटल। टाइटल से ही आपको एसए के स्कोप का आइडिया हो जाएगा। क्या हुआ स्कोप? स्कोप है यहां पर कि भाई किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले टर्म ऑफ एंगेजमेंट को लेकर कॉमन अंडरस्टैंडिंग को आपको स्टैब्लिश करना है। इसी बात को लेकर आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। लेकिन अब ये काम होगा कैसे? तो एसए ने बताया कि पहले प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट है वो आप कंफर्म करिए। क्या ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती? अगर ऑडिट की प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो एक एंगेजमेंट लेटर के जरिए टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर क्लाइंट के साथ कॉमन अंडरस्टैंडिंग को आप एस्टेब्लिश कर लीजिए। इसके बाद अपना काम एज पर टर्म ऑफ एंगेजमेंट आप करिए। इन केस कि अगर रेकरिंग एंगेजमेंट है तो बार बार एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और उस केस में कुछ परिस्थितियां हैं कि अगर ऐसा हो तो एक नया एंगेजमेंट लेटर आप दे देना इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। और अगर ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट करने से पहले क्लाइंट आपके पास रिक्वेस्ट लेके आया किसी टर्म ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए, जिससे आपका एश्योरेंस लेवल डाउन होता है, तो उनकी इस रिक्वेस्ट पर आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, ये सारी बातें एसए 210 में एड्रेस की गई हैं। तो एसए का स्कोप आपको मालूम चला, एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने देखा, फिर एसए की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आ रही है, कैसे आपको यहां पर काम करना है। तो प्री कंडीशन एंड एंगेजमेंट लेटर, रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में कब कब एक नया एंगेजमेंट लेटर मुझे देना चाहिए, और अगर क्लाइंट मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आता है किसी भी टर्म ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए, जिसको अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरा एश्योरेंस लेवल डाउन हो जाता है, तब ऐसे केस में उनकी रिक्वेस्ट पर मुझे कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ये सारी बातें एसए 210 में एड्रेस की गई हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एसए 210 का होल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैंने देखो क्या लिखा है यहां पर, अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एसए। तो एसए के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक्स ऑन विच सेपरेट क्वेश्चंस एग्जाम में जो कि पूछे जा सकते हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चंस देखे कि एसए 210 पर ये 4 क्वेश्चन पॉसिबल हैं।
एक प्री कंडीशन पे लग सकता है, एक एंगेजमेंट लेटर के प्रिंसिपल कंटेंट को लिखवा सकता है कि एंगेजमेंट लेटर डिफाइन करिए और कुछ उसका प्रिंसिपल कंटेंट बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कि रेकरिंग एंगेजमेंट में कब कब एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, परिस्थितियां क्या है वो बता दीजिए। और क्लाइंट अगर आपके पास रिक्वेस्ट लेके आया किसी भी टर्म ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए एंगेजमेंट कंप्लीट करने से पहले, जिससे आपका एश्योरेंस लेवल डाउन हो सकता है, तो उनके रिक्वेस्ट पर कैसे रेस्पॉन्ड करना है। तो एक क्वेश्चन ये बना। हद एक क्वेश्चन एंगेजमेंट लेटर की ड्राफ्टिंग पे बन सकता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो अब आप हर एक एसए में आइडेंटिफाई करिए कि इस एसए पर एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप प्लीज एसए को क्वेश्चन आंसर वे में तैयार करना फिर शुरू कीजिए। बच्चा इस चीज पर प्रैक्टिस करता ही नहीं है, और प्रॉब्लम उसे तब होती है जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, तो वहां पर तो बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा होगा ना एक, तो आपको वहां पर उसका आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो जो चीज आपको एग्जाम में करनी है कि क्वेश्चन होगा, मुझे उसका एक आंसर प्रेजेंट करना होगा, तो उसी चीज पर आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते शुरू से। बेटा अगर इस चीज के ऊपर आप शुरू से ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, बिलीव मी, आपकी प्रेजेंटेशन कंटेंट एग्जाम में बहुत तोड़ू होगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, चाहे आप इंटर लेवल पे हो या फिर आप फाइनल लेवल पे हो। तो हर एक एसए में आइडेंटिफाई करिए वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, रिवीजन पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, प्रिपेयर समरी चार्ट्स, बट नेवर रीड एसए फर्स्ट टाइम डायरेक्टली फ्रॉम एनी समरी चार्ट। बिकॉज बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गलती करता है। मैंने कई सारे फैकल्टीज को भी देखा है कि वो क्लास में सीधे जब पढ़ाना शुरू करते हैं, वो एसए का मेन बॉडी टच भी नहीं करते और बुक में ही उन्होंने एसए की समरी बना रखी होती है। तो एसए जब स्टार्ट करते हैं तो एक बैकग्राउंड तो बच्चों को मिल जाता है, नो डाउट टीचर पढ़ाते सही हैं, वो गलत कोई नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो गलत है। कि आप बच्चों को एग्जाम के पर्पस के लिए तैयार करिए ना। आपने बच्चों को एसए की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दे दी, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या बच्चा उसका आंसर प्रेजेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपको प्लीज बच्चे शुरू से ही जो क्वेश्चंस तैयार करने हैं, एसए जो तैयार कर रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर लेते हुए चलिए। सो अगर हम क्वेश्चन आंसर वे में तैयार नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, हमें एसए समझ में आ गया लेकिन दिमाग नहीं चल रहा कि किस किस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एसए के ऊपर क्वेश्चन जनरली रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। एक्सेप्शनली हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जो कभी आपने पास्ट में एग्जाम में ना लगा हो, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हाँ 70-80% चांस ये होगा कि एसए के ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो रिपीट मोड पे होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, पूरा एसए समझने के बाद आप सिंपली एक काम करिए, उस एसए पर एग्जाम में जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन आए हैं ना, सबको आप गो थ्रू कर जाइए। तो प्लीज कवर ऑल दी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस asked from various topic of any essay. Questions are repeatedly asked from SA. एसए के ऊपर क्वेश्चन रिपीट मोड पर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो या केस स्टडी बेस पर हो। सो अगर हमने पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस को कर लिया और बाय चांस एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले कभी एग्जाम में लगा हुआ ही नहीं था, तो बेटा एसए तो आपने पढ़ा था ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस पे जब आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके बैठे हुए होंगे, तो ऐसा कोई अगर एक नया क्वेश्चन आ जाता है जो पहले कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया था, बिलीव मी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और एसए को लेकर देखो कोई भी डाउट वगैरह है कि मुझे किसी भी टॉपिक को कैसे तैयार करना चाहिए, इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, या एसए के नोट्स आपको चाहिए, तो कोई भी डाउट है आपका किसी भी टॉपिक पर या क्लास रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो इन 2 नंबर पे आप कॉल या मुझे मैसेज कर सकते हो, 9650315042 एंड 8178701058। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि कैसे आप एसए के नोट्स बना सकते हो, और इनकेस अगर आप ये नोट्स खुद नहीं बना सकते, कैसे तैयार करना है आपको ऐसे, तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। आप सिंपली केवल इन नंबर पे मेरे साथ आप कांटेक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एसए 315 पर। तो मैंने कहा कोई भी एसए होगा, सबसे पहले आपको एसए का स्कोप समझना है, और स्कोप का आइडिया आपको एसए के टाइटल से ही हो जाएगा। स्कोप के बाद एसए ने एज ऑडिटर जो आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो आप समझिए। फिर से बोल रहा हूं, स्कोप वाले पार्ट पर और ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं लगेगा, लेकिन जब तक आपको स्कोप क्लियर नहीं है,
एज ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर नहीं है, तब तक आपकी बेटा एसए के ऊपर कमांड हो ही नहीं सकती। आप एसए पढ़ क्यों रहे हो, इस एसए ये ऐसे ऐसा क्यों कह रहा है, ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको एसए का स्कोप और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इसके बाद मैंने इस पूरे एसए को एसए 315 को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर डिजाइन किया हुआ है। डिफाइन मिस स्टेटमेंट एंड इट्स पॉसिबल सोर्सेस। वैसे ये एसए 450 का क्वेश्चन है, बट कनेक्टिविटी 315 के साथ आती है, तो इसकी प्लेसिंग मैंने एसए 315 में ही करी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एसए 315 पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पूरा इन क्वेश्चन आंसर में सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा पूरा एसए, पूरा मेरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है और मुझे आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। कई बार बच्चे को देखो कॉन्सेप्ट पता होता है कि हाँ एसए ये पूछ रहा है, लेकिन आप उसको एग्जाम में अच्छा लिख नहीं पाते, और अच्छा ना लिख पाने की वजह से आपके जो नंबर होते हैं वो कट हो जाते हैं। अब सोचिए कि 25 से 30 नंबर फाइनल लेवल पे और इंटर लेवल पे भी आप मानते हो चलिए इतनी ही कवरेज आपको हर बार अटेम्प्ट में देखने को मिलती ही है, तो जो टॉपिक हर एक अटेम्प्ट में आपको 20, 25, 30 नंबर दिला सकता है और उस पर आप तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो प्लीज बच्चे एसए को बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए, स्कोप समझिए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव समझिए, एसए के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर देखिए टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। एसए को क्वेश्चन आंसर वे में ही तैयार करना आप शुरू करिए। नोट्स आपको चाहिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस एसए के ऊपर, किसी भी एसए के ऊपर जितने भी आए हुए ना सब तैयार कर लीजिए, सबको एक बार गो थ्रू करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे कि एसए पर आपकी कमांड अच्छी ना बने। तो इस तरह से आपको एसए की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट है एसए की प्रिपरेशन को लेकर, ऑडिट की प्रिपरेशन को लेकर, इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे, तो जो शुरू में मैंने अभी आपके साथ स्क्रीन पे नंबर शेयर किए थे, इन नंबर के साथ आप मेरे साथ बच्चे आप टच में रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस टाइम से आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।